नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर, या उनकी जो काव्य शास्त्रीय विचारधारा है उस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों आपको कॉलरिज के विचारों को समझने में मदद करेंगे, यानी आपकी कॉलरिज के विचारों से संबंधित जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, जो नींव है, उसे मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, 1797 का वर्ष कॉलरिज के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। क्योंकि ये प्रश्न देने का यहां पर उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो विचार कॉलरिज ने अपने प्रस्तुत किए विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर, उसकी पृष्ठभूमि आखिर क्या है, उसके मूल में कौन सी प्रेरणा विद्यमान थी, इस बात को समझना हमें जरूरी है। कुछ एक विचार दोस्तों हर व्यक्ति संस्कारों से लेकर आता है, दृष्टिकोण संस्कारों से लेकर आता है, और कुछ एक विचार परिवेश से निर्मित होते हैं, और इन संस्कारगत विचारों और परिवेश से मिलकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हमें हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसके विकल्प हैं, इस वर्ष उनका विवाह हुआ और वे पूर्णतः साहित्य की ओर मुड़ गए। दूसरा, इस वर्ष उनकी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई। वर्ड्सवर्थ पे एक ही मात्रा नहीं आएगी दोस्तों, गलत लग गया है। जिसके फलस्वरूप उनके साहित्यिक जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिली। तीसरा, इस वर्ष वे राजनीतिक दल के नेता चुने गए। चौथा, इस वर्ष वे पूर्णतः धार्मिक जीवन की ओर मुड़ गए। हम सभी कॉलरिज के जीवन के विषय में अपने सत्र में बहुत गहराई से पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि कॉलरिज का जीवन किस तरह से अलग अलग गतिविधियों से संयुक्त रहा, यहाँ तक कि उन्होंने एक चरमकार के रूप में भी कार्य किया। तो उस स्थिति में इस प्रश्न का सबसे सही हमको कौन सा जवाब ढूंढना है, जिसके कारण, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉलरिज के साहित्यिक सिद्धांत, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है इनमें जिसके कारण उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो इसका उत्तर है विकल्प बी, क्योंकि इस वर्ष यानी 1797 के वर्ष में उनकी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई, और इसके फलस्वरूप उनके साहित्यिक जीवन की दिशा ही बदल गई। और दिशा कैसे बदली? नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से दिशा बदली, क्योंकि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया, सूत्रपात किया, और अंग्रेजी साहित्य की दिशा को ही बदल डाला। तो न केवल 1797 का वर्ष एक कॉलरिज के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया दोस्तों, बल्कि क्रमशः ये अंग्रेजी साहित्य में भी, साहित्य की धारा में भी परिवर्तन लेकर आया, क्योंकि यहां से परंपरावादी मान्यताओं को छोड़कर अंग्रेजी साहित्य स्वच्छंदतावाद की ओर मुड़ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कॉलरिज के जीवन पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा? वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी का, कीट्स और उनके परिवार का, इलियट का, या हीगेल का? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में 1797 का वर्ष उनके लिए इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया क्योंकि इस वर्ष उनकी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई, और वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई तो उनकी बहन डोरोथी से भी उनकी मुलाकात हुई, और इन दोनों से के सहयोग से, इन दोनों के साथ मुलाकात होने के फलस्वरूप उनके साहित्यिक जीवन को एक नई दिशा मिली। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज का साहित्यिक योगदान नहीं है, यानी इनमें से 3 तो साहित्यिक योगदान है कॉलरिज के और 1 साहित्यिक योगदान नहीं है। तो कौन सा साहित्यिक योगदान नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। ए विकल्प है वर्ड्सवर्थ के साथ प्रकाशित लिरिकल बैलेड्स नामक पुस्तक। बी है वर्ड्सवर्थ के साथ द हेरल्ड पत्र का प्रकाशन। सी है वर्ड्सवर्थ के साथ अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद का सूत्रपात। डी है दार्शनिक आधार पर काव्यालोचना की प्रस्तुति। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ द लिरिकल बैलेड्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ये बिल्कुल सही बात है, और ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान है, क्योंकि इसी पुस्तक से, इसी काव्य की पुस्तक से अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन हुआ, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है रोमांटिसिज्म। तो ये बात ध्यान में रखनी है। वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने किसी पत्र का संपादन नहीं किया, ये बात असंगत है, कथन गलत है, इसलिए ये योगदान नहीं है कॉलरिज का।
तीसरा है वर्ड्सवर्थ के साथ अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म का सूत्रपात हुआ, ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके, ये बिल्कुल सही है। और दार्शनिक आधार पर काव्यालोचना की इन्होंने प्रस्तुति की, ये कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। कौन सा दार्शनिक आधार जिसको लेकर उन्होंने काव्यालोचना यानी काव्य की आलोचना पर अपने विचार प्रस्तुत किए? पहली बात तो दोस्तों ये कि कॉलरिज से पहले जो काव्य की आलोचना की जाती थी तो आलोचक या समीक्षक कृति और कृतिकार के गुण और दोषों पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने इस धारा को पूरी तरह बदल दिया, यानी कॉलरिज ने न केवल स्वच्छंदतावाद यानी कविता की दिशा बदली अंग्रेजी साहित्य में, बल्कि आलोचना की दिशा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि सच्ची आलोचना वही है, सच्ची समीक्षा किसी कृति की वही है जो कृति और कृतिकार के गुण दोषों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि उसकी रचना प्रक्रिया पर बात करती है। तो उन्होंने समीक्षा को रचना प्रक्रिया पर केंद्रित माना, पहली बात। दूसरा दर्शन उनका क्या था? दूसरा दर्शन ये था, जिस तरह से हमारे यहाँ ब्रह्मवादी मानते हैं कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो परमात्मा का अंश है, लेकिन जीव अपने इस दिव्य स्वरूप से परिचित नहीं रहता, अवगत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस पर माया का आवरण चढ़ा होता है। तो जो कॉलरिज थे वो भी इस बात को मानते थे। उनका कहना था कि परमात्मा का अंश है आत्मा, और प्रत्येक सर्जक या रचनाकार में आत्मा विद्यमान होती है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा के अंश होने के अपने दिव्य स्वरूप को माया की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से नहीं पहचान पाती, बल्कि रचना प्रक्रिया की वजह से नहीं पहचान पाती, यानी कल्पना की वजह से नहीं पहचान पाती, जगत की वजह से नहीं पहचान पाती। तो ये उनका मानना था। तो ये उनका एक दूसरा दर्शन था जिसके आधार पर उन्होंने काव्यालोचना के सिद्धांतों की प्रस्तुति की। तो दोस्तों ये हुआ उनका काव्यात्मक दर्शन, जिसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के भेद का मूल कारण क्या माना है? कल्पना माना है, यानी प्राथमिक कल्पना माना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, क्योंकि ये असंगत कथन है, ये योगदान नहीं है कॉलरिज का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कॉलरिज की कृतियों के विषय में असंगत विकल्प कौन सा है? पहला है कुबला खान 1797 ईस्वी, दूसरा है द टाइम ऑफ एशिएट मैरिनर 1797-98 ईस्वी, तीसरा है ऑन द सबलाइम 1799 ईस्वी, और बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये रचना कॉलरिज की नहीं है, बल्कि ये रचना है लॉन्जाइनस की। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉलरिज के काव्यशास्त्रीय विचार निम्न में से किसमें संकलित हैं? ए बायोग्राफिया लिटरेरिया लिटरेरी रिमेन्स, ये दो कृतियों के नाम हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बी मिसलेनियस क्रिटिसिज्म, सी शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये वो चार महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके अंदर कॉलरिज ने काव्यशास्त्रीय विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कॉलरिज ने अपने किस ग्रंथ में कविता के संबंध में विस्तार से चर्चा की है? अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि काव्यशास्त्र के विषय में उनके विचार इन चार ग्रंथों में संकलित हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कविता के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ऑप्शंस है बायोग्राफिया लिटरेरिया, मिसलेनियस क्रिटिसिज्म, या लिटरेरी रिमेन्स, या द टाइम्स ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने कविता के विषय में अपने विस्तृत विचारों को प्रस्तुत किया है। कैसे याद रखेंगे आप इसे? लिटरेरिया यानी लिटरेचर, और लिटरेचर का हिंदी में अर्थ होता है साहित्य, और कविता क्या है? साहित्य। तो लिटरेरिया शब्द जहां आ रहा है वहां पर लिटरेरी रिमेन्स भी है, लेकिन बायोग्राफिया लिटरेरिया यानी लिटरेचर की जीवनी। तो लिटरेचर की, साहित्य की जीवनी यानी कविता। तो आपको इस तरीके से इसके साथ मेल बिठा करके इसे याद रख लेना है। तो आंसर हुआ ए, क्योंकि काव्यशास्त्र की दृष्टि से जिन चार ग्रंथों में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। आगे चलते हैं। कॉलरिज ने साहित्य में किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया?
कल्पना, बुद्धि, भाव और शैली। तो आपको याद रखना है, हालांकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना, बुद्धि, भाव, शैली ये 4 महत्वपूर्ण साहित्य के आधार स्तंभ माने गए, लेकिन कॉलरिज ने ए यानी कल्पना को सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में अपने कल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आंसर हुआ इसका ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर निम्न में से किस दार्शनिक का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? गॉटफ्रीड, विल्हेम लीबनिज, इमैनुअल कांट या फ्रेडरिक नीत्शे? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इमैनुअल कांट जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, उनके विचारों का बहुत अधिक प्रभाव है इनके कल्पना सिद्धांत पर, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर। ध्यान रखना है कि कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत में उन्होंने कल्पना को 2 भागों में विभाजित किया है और कांट ने 3 भागों में विभाजित किया है, लेकिन बातें कुछ एक भिन्न देखने में जरूर लगती हैं, लेकिन यदि उनमें गहराई से जाएं, उनको ध्यान से समझें, तो कुल मिलाकर बात एक ही है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर इमैनुअल कांट जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, उनके विचारों का प्रभाव है, क्योंकि कांट ने कल्पना के 3 भेद माने और कॉलरिज ने 2 भेद माने, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। आंसर हुआ सी। आगे चलें। कॉलरिज ने कल्पना को किस रूप में स्वीकार नहीं किया, यानी उन कल्पना सिद्धांत को लेकर, कल्पना सिद्धांत का आधार जो कल्पना शब्द है उसके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, और इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो उनके उस दृष्टिकोण में शामिल नहीं है, ये हमें बताना है। ए, साहित्य सृजन की वैकल्पिक शक्ति के रूप में, यानी कल्पना के विषय में बात की जा रही है। बी, साहित्य के प्राण तत्व के रूप में। सी, सर्जना शक्ति के आधार के रूप में। या डी, साहित्य में रोचकता का समावेश करने वाली शक्ति के रूप में। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने इस रूप में कल्पना को स्वीकार नहीं किया। कल्पना के वैकल्पिक शक्ति होने का मतलब है कि आवश्यकता हो तो साहित्यकार कल्पना का प्रयोग करें, अन्यथा कल्पना के प्रयोग के बिना भी साहित्य सृजन हो सकता है, लेकिन ऐसी धारणा कॉलरिज की नहीं थी। वे कल्पना को सृजन की वैकल्पिक शक्ति नहीं बल्कि अनिवार्य शक्ति मानते थे। इस बात को हमें भूलना नहीं है। अब दूसरा जो बिंदु है, साहित्य के प्राण तत्व, अनिवार्य शक्ति, यानी उनका विचार था कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से कल्पना के बिना साहित्य जी की जीवंतता समाप्त हो जाती है प्राण तत्व के रूप में। सर्जना शक्ति, यानी जो रचना शक्ति है एक साहित्यकार की, उसको आधार प्रदान करती है कल्पना, ये उनका मत था। और चौथा है, साहित्य में कल्पना के कारण रोचकता का समावेश होता है। तो इस रूप में भी उन्होंने कल्पना को स्वीकार किया कि यह साहित्य में रोचकता का समावेश करने वाली शक्ति है। तो शेष तीनों कथन बिल्कुल सही हैं उनके साहित्यिक कल्पना को लेकर जो दृष्टिकोण था उसके विषय में, लेकिन ए पूरी तरह से असंगत है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज के मतानुसार कल्पना निम्न में से किसके अनुसार कार्य करती है? बुद्धि के अनुसार, विचार के अनुसार, मनोव्यापार के अनुसार या परिवेश के अनुसार? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि इन प्रश्नों को समझ लेंगे तो दोस्तों परीक्षा आपको पूरी अवधारणा कल्पना सिद्धांत की समझ में आ जाएगी, और आपके लिए किसी भी तरह का प्रश्न कल्पना सिद्धांत पर क्यों ना हो, आपके लिए उसका सही उत्तर देना आसान होगा। तो उन्होंने कल्पना को किसके आधार पर माना, कार्य करना माना? मनोव्यापार, यानी मानसिक प्रक्रिया के आधार पर। कैसे समझेंगे इसको? हम पहले भी समझ चुके हैं कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, प्रत्यक्ष उसके दर्शन करते हैं, तो हमारा मन उसे ग्रहण करता है। यह मनोव्यापार की पहली सीढ़ी है। उसके बाद हम उसके विषय में चिंतन करते हैं, क्योंकि साहित्यिक प्रतिभा, रचनात्मक प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होती है, लेकिन उसके स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब कल्पना शक्ति के द्वारा हम उसके विषय में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, तब हमारी प्राथमिक कल्पना उन बिखरे हुए तंतुओं को जो कल्पना से किसी भी वस्तु को लेकर हमारे मस्तिष्क में व्याप्त हैं, उनको संगठित करती है, समायोजित करती है, और विशिष्ट कल्पना उसे रूपांतरित करती है। और ये सब कहाँ संपन्न होता है? हमारे मानसिक जगत में संपन्न होता है। इसलिए उनका कहना था कि कल्पना मनोव्यापार के अनुसार कार्य करती है। तो आंसर हुआ हमारा सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पना का प्रथम स्तर कॉलरिज ने किसे माना है? शुद्ध अनुकरण, मूल्यांकन, विश्लेषण या सृजन? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि कल्पना का पहला स्तर कॉलरिज के अनुसार शुद्ध अनुकरण है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। यदि प्रश्न ये हो कि कॉलरिज के अनुसार कल्पना है शुद्ध अनुकरण, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। कल्पना कॉलरिज के अनुसार शुद्ध अनुकरण नहीं है, यानी शुद्ध अनुकरण हूबहू नकल करना कॉलरिज के अनुसार कल्पना का अर्थ नहीं है। कल्पना जहां से काम शुरू करती है उसका आधार, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना शुद्ध अनुकरण है। यानी कल्पना की पहली सीढ़ी शुद्ध अनुकरण है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसके बिंब को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और फिर उससे संबंधित जितने भी बिंब हमारे मनोजगत में होते हैं उन सबको छांटना, उसमें से कौन कौन सा हमारे उस सृजन कार्य के लिए उपयोगी है उस बिंब को लेना, उनका समन्वय करना, ये सारे के सारे कार्य कल्पना करती है और ये कार्य हैं कल्पना में प्राथमिक कल्पना के। और जब विशिष्ट कल्पना के काम की बारी आती है तो वो इतने एकत्र किए हुए, समन्वित किए हुए प्राथमिक कल्पना के बिंबों को रूपांतरित कर एक रचना का रूप देती है, एक सृजन का रूप देती है। यानी विशिष्ट कल्पना रूपांतरण का काम करती है और समन्वय का काम करती है प्राथमिक कल्पना। तो शुद्ध अनुकरण केवल उसका आधार है, उसकी पहली सीढ़ी है। कल्पना शुद्ध अनुकरण या हूबहू नकल नहीं है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज के अनुसार कल्पना का कार्य नकल करना नहीं है। बी, वह दृश्य वस्तुओं का विस्तार करती है, उन्हें विच्छिन्न करती है और उनकी पुनर्रचना करती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए सही है, आर गलत है। सी, ए गलत है, आर सही है। और डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका आधा जवाब तो हम पिछले प्रश्न में ही दे चुके दोस्तों। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कॉलरिज ने कहा, अभी मैंने चर्चा की कि कल्पना का कार्य नकल करना नहीं है, यानी वे कल्पना का अर्थ हूबहू नकल करना नहीं मानते। वो केवल हूबहू नकल, शुद्ध अनुकरण उसका आधार तैयार करता है। दूसरी बात कही गई है कि वह दृश्य वस्तुओं का विस्तार करती है। कल्पना क्या काम करती है, ये पूरे काम बताए गए हैं, केवल नकल करना नहीं है बल्कि ये काम भी करती है। यानी पहले के कथन की स्पष्ट व्याख्या दूसरे कथन में की जा रही है। क्या क्या काम करती है? जो भी वस्तुएं हम देखते हैं उनका विस्तार करती है, यानी मानसिक जगत में विस्तार करती है। फिर उनमें से हमको जो सृजन कार्य करना है उसके अनुरूप जितने भी बिंब इकट्ठे हैं उन सबको अलग अलग करती है। जो काम के नहीं है उन्हें अलग कर देती है, जो हमारे उस रचना धर्म से जुड़े हुए हैं उनको एक जगह करती है। फिर उनकी पुनर्रचना करती है, यानी उनको इकट्ठा करती है, उनको समन्वित करती है। और उसके बाद का जो काम है वो विशिष्ट कल्पना शक्ति का होता है, यानी उसको फिर से नए रूप में सृजित कर, रूपांतरित कर प्रस्तुत करना विशिष्ट कल्पना का काम है। यानी यहां पर कल्पना के प्राथमिक रूप और विशिष्ट रूप दोनों के कार्यों को यहां पर स्पष्ट किया गया है। तो इसका मतलब है ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो उत्तर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के विषय में असत्य कथन छांटिए। ए, कल्पना वस्तु में सौंदर्य, नवजीवन और नवीन आत्मा का संचार करती है। कल्पना एक समन्वयकारी शक्ति है, उसके कारण परस्पर विरोधी वस्तुएं भी एक प्रतीत होती हैं। कल्पना पदार्थ तथा मन, विचार तथा भावना, तर्क और राग के बीच अभेद्य दीवार खड़ी करती है। कल्पना वह शक्ति है जो पृथक करने, क्रमबद्ध करने, विश्लेषण करने और संश्लेषण करने की सामर्थ्य उत्पन्न करती है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि असत्य कथन हमको छांटना है। तो हम समझ लेंगे, ये आपको अच्छी तरह पता है कि कॉलरिज ने कल्पना को क्या माना, साहित्य का प्राण तत्व, यानी वस्तु में जो सौंदर्य, क्योंकि उन्होंने रोचकता का कारण भी उसे बताया, जो भी सुंदरता है, जो भी नयापन है, ताजगी है, नवीन आत्मा है यानी प्राण तत्व, उसका संचार करती है। यह कथन बिल्कुल सही है। कल्पना समन्वयकारी शक्ति है, यानी परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली वस्तुओं को भी अपनी विचार, सर्जक के विचारधारा के अनुसार कि किस प्रकार का सृजन वो करना चाहता है उनमें समन्वय स्थापित करती है। और यही कारण है कि परस्पर विरोधी वस्तुएं भी उसकी समन्वयकारी शक्ति के कारण एक जैसी प्रतीत होती हैं। लेकिन वो पदार्थ और मन, यानी सामने दिखाई देने वाला तत्व और मन,
विचार और भावना, तर्क और राग के बीच अभेद्य दीवार खड़ी नहीं करती, बल्कि दीवार गिराती है। जितनी भी दीवारें हैं उनको गिराती है, क्योंकि अगर दीवारों को गिराएगी नहीं तो समन्वय कैसे होगा, और समन्वय नहीं होगा तो रूपांतरण और सृजन कैसे होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कल्पना का काम दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि सारी दीवारों को गिराना है, ताकि सृजन का कार्य हो सके। क्योंकि सृजन का कार्य एक उन्मुक्त और स्वच्छंद प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार की दीवार, किसी भी प्रकार के बंधन में रहकर सृजन को सही मायनों में नहीं किया जा सकता। अंतिम है, कल्पना वह शक्ति है जो पृथक करने, क्रमबद्ध विश्लेषण करने और संश्लेषण, ये बिल्कुल सही है। संश्लेषण और समन्वय एक ही बात है, आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, ये असंगत कथन है। अगला प्रश्न, कॉलरिज ने कल्पना के कितने रूप माने? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अभी तक मैं न जाने कितनी बार कल्पना की बात कर चुकी हूं। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कॉलरिज ने कल्पना के 2 रूप माने, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। लेकिन कांट, जिनका प्रभाव है उनके कल्पना सिद्धांत पर, उन्होंने 3 रूप माने। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना का क्या अर्थ है? वस्तु के प्रारंभिक रूप के विषय में सोचने की शक्ति, वस्तुओं के मिले जुले रूप से एक निश्चित आकार का बोध कराने वाली शक्ति, वस्तु के प्रथम दर्शन से उत्पन्न अनुभव की अभिव्यक्ति, या वस्तु का चित्रण करने की शक्ति। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वस्तु को, हम जितने भी पदार्थों को जगत में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उनके मिले जुले बिंब हमारे चित्त में होते हैं, और प्राथमिक कल्पना उन मिले जुले बिंबों को विच्छिन्न कर एक जैसे एक प्रकार की सृजन प्रक्रिया के लिए उपयोगी तत्वों को एक जगह समन्वित करती है और उसे निश्चित आकार कराती है, और यही शक्ति प्राथमिक कल्पना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, कॉलरिज आत्मा और जगत में भिन्नता का कारण किसे मानते हैं? प्राथमिक कल्पना को, विशिष्ट कल्पना को, चमत्कारिक कल्पना को, या भाव प्रवण कल्पना को? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आत्मा और जगत में भिन्नता ये उनके दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मवादी आत्मा और परमात्मा में भिन्नता को का कारण माया को मानते हैं, कॉलरिज माया की बात नहीं करते, वो प्राथमिक कल्पना की बात करते हैं। उनके अनुसार आत्मा और जगत में भिन्नता का कारण प्राथमिक कल्पना है। आंसर हुआ ए। कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? अव्यवस्थित ज्ञान को सुनियोजित एवं क्रमबद्ध करना, सृजन की प्रेरणा देना, विशिष्ट ज्ञान कराना, या प्राथमिक ज्ञान कराना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विशिष्ट ज्ञान कराना प्राथमिक कल्पना की विशेषता नहीं है। तो आंसर हुआ हमारा सी। बाकी तीनों काम प्राथमिक कल्पना करती है। अव्यवस्थित ज्ञान को सुनियोजित और क्रमबद्ध करती है, सृजन का आधार प्रेरणा करना यानी सृजन का आधार प्रदान करती है, और प्राथमिक ज्ञान यानी वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन के बाद जो प्रारंभिक जो बोध है वो कराती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि प्राथमिक कल्पना किसी भी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान नहीं कराती। आगे चलते हैं। कॉलरिज के अनुसार विशिष्ट कल्पना है प्राथमिक कल्पना शक्ति का सजग मानवीय रूप, सृजन की इच्छा, सृजन में बुद्धि तत्व के प्रयोग की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्राथमिक कल्पना समन्वय स्थापित कर क्रमबद्ध करती है हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको, और उसके बाद उसको जीवंत रूप में, एक कला के रूप में, एक सृजन के रूप में प्रस्तुत करती है विशिष्ट कल्पना। और उसके लिए कॉलरिज ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है सजग मानवीय रूप। सजग मानवीय रूप का मतलब क्या हुआ? सजग यानी जो हमको जीवंत रूप में दिखाई दे, साक्षात दिखाई दे, ऐसा मानवीय रूप वो विशिष्ट कल्पना के द्वारा प्रस्तुत करती है। तो इसलिए विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना का सजग मानवीय रूप है। कहने का अर्थ हुआ कि प्राथमिक कल्पना जिन तत्वों को समन्वित कर इकट्ठा करती है उनको रूपांतरित कर एक जीवंत रचना के रूप में प्रस्तुत करती है विशिष्ट कल्पना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न,
यह एक संयुक्त आत्मिक ऊर्जा है। यह कथन संबंधित है सृजन से, प्राथमिक कल्पना से, विशिष्ट कल्पना से या अनुकरण से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन विशिष्ट कल्पना से संबंधित है। कॉलरिज का संयुक्त आत्मिक ऊर्जा है, यानी जीवंत शक्ति है, क्योंकि किसी भी रचना कर्म को अब ये विशिष्ट कल्पना जो है वो साकार रूप प्रदान करती है, यानी रचना या सृजित वस्तु या कोई भी कलाकृति अपने वास्तविक रूप में, सृजित रूप में हमारे सामने आती है। किसके कारण? विशिष्ट कल्पना के कारण। इसलिए कॉलरिज ने इसे संयुक्त आत्मिक ऊर्जा कहा है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, विशिष्ट कल्पना में मनः शक्ति के सभी पहलू समाहित हो जाते हैं। इस कथन में मनः शक्ति के सभी पहलू के से कॉलरिज का क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति और मनोवेग, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये इसीलिए बनाया गया ताकि जब आप ये पढ़ेंगे नोट्स में कि मनः शक्ति के सभी पहलू विशिष्ट कल्पना में शामिल हो जाते हैं, तो मनः, क्योंकि मनोव्यापार माना है उन्होंने कल्पना को, कल्पना मनोव्यापार के, मनोवृत्ति या मनोव्यापार के आधार पर काम करती है। ये कॉलरिज की पहली मान्यता है। इसलिए वो कहते हैं कि विशिष्ट कल्पना में मनोव्यापार के, यानी मानसिक जो शक्ति होती है, मनः जो शक्ति होती है, उसके सभी पहलू शामिल हो जाते हैं। अब मनः शक्ति के पहलू के शामिल होने का अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए यह प्रश्न बनाया गया। मनः शक्ति का सबसे पहला जो पहलू है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति। प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति क्या है? हमने किसी भी वस्तु को देखा, उसको हमने, उसका बिंब हमने अपने अंदर ग्रहण किया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति है। उसके बाद दूसरा मनः का पहलू है विचार शक्ति। तो हम फिर हमने जो बिंब अर्जित किया उस पर हमने चिंतन किया, विचार किया, फिर हमारी कल्पना शक्ति सक्रिय हो गई और हमारे मन में तरह तरह की कल्पनात्मक विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी। ये दूसरा। उसके बाद सृजन के लिए जब अंतिम रूप से कोई भी ज्ञान हमारा तैयार हो गया, कोई भी बिंब तैयार हो गया, तो हमारी रचना धर्मिता जागृत हुई और हमें संकल्प उत्पन्न हुआ कि अब हम इस सृजन को, कार्य को करेंगे। और वो उसके आधार पर सृजन कार्य को करने के संकल्प के साथ ही हमारे सारे मनोवेग वो उसको पूरी तरह से सृजित करने की ओर जुट गए। तो यानी मनोवेग, सारे मनोवेग यानी हमारे जितने भी भाव हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी आवेग हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सब मनोवेग, संकल्प शक्ति आप सब जानते ही हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति और मनोवेग, ये है मनः स्थिति के पहलू जिनकी ओर संकेत किया है इस वाक्य में किसने? कॉलरिज ने। तो आप ध्यान देंगे, आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना में प्रमुख अंतर क्या है? प्राथमिक कल्पना समन्वयकारी शक्ति है और विशिष्ट कल्पना रूपांतरकारी शक्ति है। प्राथमिक कल्पना वस्तु को देखने से संबंधित है और विशिष्ट कल्पना वस्तु के चिंतन से संबंधित है। प्राथमिक कल्पना में बुद्धि तत्व प्रधान है और विशिष्ट कल्पना में भाव तत्व प्रधान है। प्राथमिक कल्पना में सौंदर्य है और विशिष्ट कल्पना वस्तुओं का अनुकरण मात्र है। तो दोस्तों सही उत्तर है ए, क्योंकि प्राथमिक कल्पना हम जो भी बिंब बाहर की वस्तुओं को देखकर ग्रहण करते हैं उनको समन्वय करने का काम करती है। तो ये समन्वयकारी शक्ति है और उस समन्वित बिंबों को रूपांतरित कर किसी भी कलाकृति के रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करती है? विशिष्ट कल्पना। तो इसे कॉलरिज ने स्वयं प्राथमिक कल्पना को समन्वयकारी शक्ति और विशिष्ट कल्पना को रूपांतरकारी शक्ति माना है। इसे भूलना, इन दो शब्दों को नहीं भूलना है। ये स्वयं कॉलरिज के द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं जो उन्होंने प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना के रूप में प्रयोग में लाए हैं। तो इसका उत्तर हुआ ए। शेष सभी जो कथन हैं उनका संबंध इनके अंतर से है ही नहीं। तो प्रमुख अंतर यही है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। आगे चलें। कथन है, कॉलरिज के अनुसार उपदेशक, इतिहासकार, वैज्ञानिक और कवि सभी विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। दूसरा कथन है, उद्देश्यगत भिन्नता कलाकृतियों में स्वरूपगत भिन्नता उत्पन्न करती है। इन कथनों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? पहले हम कथनों को समझ लेंगे। कॉलरिज कहते हैं कि विशिष्ट कल्पना केवल कलाकार ही प्रयोग में नहीं लाता, बल्कि उपदेश देने वाले व्यक्ति,
इतिहास लिखने वाले व्यक्ति, वैज्ञानिक और कवि सभी विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। फिर प्रश्न यह है कि जब उपदेशक, इतिहासकार, वैज्ञानिक और कवि सभी विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं तो फिर वो इतिहास लिखता है, बिल्कुल अलग होता है साहित्य से। वो उपदेश लिखते हैं, मॉरल साइंस की बात करते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं साहित्य से। विज्ञान बिल्कुल अलग है साहित्य से। तो एक ही कल्पना का प्रयोग करने के बावजूद सभी के रचित जो कृतियां हैं वो भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? तो उसका कारण बता रहे हैं कॉलरिज कि क्योंकि विशिष्ट कल्पना को प्रयुक्त करने का उनका उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है कि कलाकृतियों में स्वरूप में भिन्नता दिखाई देती है। यानी उद्देश्यगत भिन्नता कलाकृतियों में स्वरूपगत भिन्नता उत्पन्न करती है। उपदेशक समाज का मार्गदर्शन करने के लिए विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार सही इतिहास प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, विज्ञान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। और कवि आप सभी जानते हैं एक नई सुंदर कृति के सृजन के लिए विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। तो सभी के उद्देश्य अलग अलग है। यही कारण है कि एक ही विशिष्ट कल्पना का प्रयोग किए जाने के बावजूद उनकी कृतियां एक जैसी नहीं होती, भिन्न भिन्न होती हैं। तो यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, गलत। ए और आर दोनों गलत हैं, गलत। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही है। ए गलत है और आर सही है, ये भी गलत है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। कॉलरिज के अनुसार काव्य और अन्य कलाकृतियों में किन दृष्टियों से समानता होती है? प्राथमिक कल्पना का प्रयोग एवं अभिव्यक्ति, विशिष्ट कल्पना का प्रयोग एवं भाषा का प्रयोग, प्राथमिक कल्पना एवं भाषा का प्रयोग, बाह्य परिवेश के साथ तादात्म्य की काव्यात्मक प्रस्तुति। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। कॉलरिज के क्या प्रश्न में पूछा गया है? कॉलरिज के अनुसार काव्य और अन्य कलाकृतियों में समानता का कारण क्या है? पिछले प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था? विशिष्ट कल्पना का प्रयोग उपदेशक, इतिहासकार आदि सभी करते हैं, लेकिन उनकी कलाकृतियां भिन्न होती हैं। अब वो कौन सा बिंदु है जिसमें काव्य, मूर्तियां, चित्र यादि अन्य यानी वैज्ञानिक ग्रंथ या इतिहास ग्रंथ या उपदेशपरक ग्रंथ, इन सब में समानता किस दृष्टि से दिखाई देती है? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले प्रश्न में देखिए थोड़ा घुमा हुआ प्रश्न है, लेकिन अगर आप पिछले प्रश्न पर पकड़ मजबूत कर लेंगे और प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। पूछा गया है कि काव्य और कलाकृतियों में किस दृष्टि से समानता होती है। पिछले प्रश्न में बताया गया था कि भिन्नता क्यों होती है, जबकि सभी विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं। तो समानता का कारण क्या है? विशिष्ट कल्पना का प्रयोग तो है ही। दूसरी बात, सभी लोग भाषा का प्रयोग भी तो करते हैं। उपदेशक को भी भाषा चाहिए, वैज्ञानिक को भी भाषा चाहिए, कवि को भी भाषा चाहिए और इतिहासकार को भी भाषा चाहिए। तो भाषा का प्रयोग सामान्य तौर पर सभी करते हैं। तो यह समानता का बिंदु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कॉलरिज ने कांट द्वारा बताई गई पुनर्निर्माण की शक्ति से युक्त कल्पना को क्या नाम दिया? फैंटेसी, चमत्कार, बुद्धिवादी कल्पना या प्राथमिक कल्पना? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कांट ने 3 प्रकार की कल्पना बताई थी। पहली कल्पना है पुनर्निर्माण की शक्ति से युक्त कल्पना, दूसरी है उद्भावक कल्पना और तीसरी है सौंदर्य बोधक कल्पना। 3 भेद कांट ने बताए थे और कांट का प्रभाव है, बार बार दोहरा रही हूं, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर। तो जो उद्भावक, जो पुनर्निर्माण की शक्ति से युक्त कल्पना है, उसको फैंटेसी माना है। किसने? कॉलरिज ने। कांट की पुनर्निर्माण की शक्ति से युक्त कल्पना को कॉलरिज ने फैंटेसी माना है और जो उद्भावक कल्पना है उसको प्राथमिक कल्पना माना है। ये आपको भूलना नहीं है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज ने कांट के द्वारा बताए गए कल्पना के किस भेद को प्राथमिक कल्पना कहा है? पिछले ही प्रश्न में उत्तर दे दिया मैंने। तो ए पुनर्निर्माण की शक्ति से युक्त कल्पना को, बी उद्भावक कल्पना शक्ति को, सी सौंदर्य बोधक कल्पना को या उपर्युक्त सभी को? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कॉलरिज ने कांट के द्वारा बताई गई उद्भावक कल्पना शक्ति को प्राथमिक कल्पना माना है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न,
काव्य सृजन में कल्पना तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्पना मनुष्य के हृदय को आंदोलित कर पूर्वानुभूत पदार्थों का मनोनुकूल प्रत्यक्षीकरण करती है। बी, यह कथानक में रोचकता तथा पात्रों के व्यक्तित्व को निरूपित, सृजित एवं विकसित कर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। सी, कल्पना से संवाद, वाक्चातुर्यपूर्ण, वस्तु व्यक्ति वर्णन उत्कृष्ट एवं भाषा शैली व्यंजक और रमणीय होती है। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, काव्य सृजन में कल्पना तत्व महत्वपूर्ण है, उसके ये 3 कारण महत्वपूर्ण है। क्या ध्यान देंगे कि कल्पना मनुष्य के हृदय में हलचल उत्पन्न करती है, यानी जो बिंब उसने प्रत्यक्ष देख करके ग्रहण किया है उसको नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए नई नई हलचल उत्पन्न होती है, आंदोलन उत्पन्न होता है, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और उसके बाद सृजन के रूप में हमारे सामने वो कृति आती है। तो पूर्वानुभूत पदार्थ, पूर्वानुभूत यानी जो पहले उन्होंने देखकर जिनके बिंब ग्रहण किए हैं उन पदार्थों का, क्योंकि मनोवृत्ति मनोव्यापार के अनुकूल कल्पना काम करती है तो मनोनुकूल प्रत्यक्षीकरण करती है। ये बिल्कुल सही है। कथानक में रोचकता आती है, इसको भी कॉलरिज ने स्वयं स्वीकार किया है। पात्रों के व्यक्तित्व के निरूपण में प्रभाव आता है, सृजन और को विकसित करती है और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और कल्पना शक्ति के कारण संवाद वाक चातुर्य से पूर्ण बनते हैं, कथावस्तु प्रभावशाली होती है, व्यक्ति वर्णन उत्कृष्ट होता है और भाषा शैली और अधिक प्रभावशाली, भावाभिव्यंजक और सुंदर बनती है। तो ये तीनों कारण हैं, कल्पना तत्व इन तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है साहित्य के लिए, इसलिए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने चर्चा की कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की, उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस सत्र के 2 फायदे हैं दोस्तों। पहली बात, हम जो सत्र में पिछले सत्र में पढ़ चुके हैं कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के विषय में, उसका दोहरान हो गया। दूसरी बात, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका हमको ज्ञान हो गया और हमारी पकड़ कल्पना सिद्धांत के आधार पर उसकी मूल विषय वस्तु पर मजबूत हो गई। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।